अगला जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों के सामने, वो मैं निवेदन करती हूँ मुकेश डागर जी से कि वो आए। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछली आपकी जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम थी उसके टॉपर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि टॉपर है, तो टॉपर के देखने से ही आपको ऐसे लगेगा अच्छा यही टॉपर है, तो इसका मतलब हम भी बन सकते हैं। टॉपर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी फीलिंग आती है कि जब ये टॉपर है तो मतलब बन सकते हैं। टॉपर को हमने देख लिया है, जैसे कुछ बच्चों के बहुत एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम सोचते हैं बच्चे कैसे दिखते हैं ऐसे नंबर लाने वाले। तो टॉपर आपके सामने है और आप टॉपर के साथ जैसा भी इंटरेक्शन करना चाहें, और मैं तो चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछ लें। इनके जाने के बाद आप मेरे से पूछेंगे कि मैडम इसका जवाब कैसे देना है, तो बेहतर है कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें। और आप लोगों को इन्होंने बता ही दिया है दिनेश जी ने कि अपने मार्क्स से अभी नहीं डरना है, जैसे ये लोग नहीं डरे वैसे आप लोगों को भी हौसला बरकरार रखना है। और कोई कहता है जैसे इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा नंबर है, उस बातों पे ध्यान नहीं देना है। ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन थी और सच में जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। इसी के साथ अपना आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुकेश जी से निवेदन करूँगी कि स्टेज पे आए और बच्चों को कुछ ऐसी ही कुछ स्थिति आप लोगों की भी होगी वहां पे पहुंचते ही। तो रुमाल साथ लेके जाएं। वंदना मैडम का, जाखड़ सर का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया, जो हमारे नए सहभागी बनेंगे कॉलेज में उनसे पहले ही मिलने का। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से करता हूं। 1999 में फिजिक्स का नोबेल किसको मिला? तो इसका आंसर यही है कि एक बहुत बड़ा रीजन है फिजिक्स और उसमें आपको सब कुछ आए, ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो इंटरव्यू में कहीं पे आपको लगे कि अपन यहाँ पे जाके अटक रहे हैं या अपने को इसकी नॉलेज नहीं, तो उसमें ना करने में कोई एजिटेशन नहीं होना चाहिए आपका कि सर इस टॉपिक की मेरे को नॉलेज नहीं है या इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो दूसरा क्वेश्चन किया जाए मुझसे। तो 99 का नोबेल पुरस्कार नहीं बता सकते हैं, वो ही गूगल करना पड़ेगा किस फील्ड में मिला, किसको मिला। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि क्वेश्चंस नहीं आए तो नेक्स्ट का वहां पे ऐसे करके नहीं कि मुंडी नहीं हिलनी चाहिए। आई कांटेक्ट मैटर करता है, वहां पे आपको नहीं भी आए तो भी आई कांटेक्ट सामने वाले से बना रहना चाहिए कि आप आंसर भी दे रहे हो तो उनकी नज़रों में नज़रें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कॉम्पटन इफेक्ट आपसे पूछ रहे हैं और आप ऐसे करके कि सर इसमें वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद में, ऐसे करके आप बता रहे हो, तो आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। फिजिक्स से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे वो सर ने आपको बताया बहुत बढ़िया तरीके से, दिनेश जी ने। इसके साथ ही जीके की क्वेश्चंस भी, करंट जीके के क्वेश्चंस आपके सामने जो आरपीएससी मेंबर होता है वो पुट करता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में पूछना, जो आरपीएससी मेंबर है उसका सब्जेक्ट हो सकता है कि 11th-12th में रहा हो तो वो छोटे मोटे क्वेश्चंस पुट कर सकता है। वो कोशिश करता है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो है वो किस तरीके की है। अभी मैम का फोन आया था 3-4 दिन पहले ही, तो मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत तो करंट से भी पूछना चाहिए। तो एक उड़ान
परियोजना है, बता सकते हैं किससे रिलेटेड है? सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड है। तो अभी इस उड़ान परियोजना में अनाउंस हुआ है कि आंगनवाड़ी में और स्कूल्स में तो पहले से ही फ्री में नैपकिन्स दे रहे थे, अभी कॉलेजों में भी इस साल से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। 3 दिन पहले की ये न्यूज़ है, तो नई चीज़ ये स्टार्ट हुई है। अभी गाड़ी लेके मैं आ रहा था तो एफएम पे न्यूज़ आ रही थी, ऑपरेशन फ्लूड। सुना है ऑपरेशन फ्लूड का नाम? किस चीज से रिलेटेड है? तो मेन मोटिव आपका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर से जो पूछने वाले आ रहे हैं वो कहीं से भी रोड चलते हुए देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो सकता है, भाई ये पूछेंगे। अब मैंने एफएम में सुन लिया ऑपरेशन फ्लूड, ये बहुत पुरानी बात है और अपने ये जो दूध क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, आपको इंटरव्यू के दौरान अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके साथ ही अभी दिनेश जी ने भी बताया कि कई स्टूडेंट्स अफवाह ज़रूर फैला देते हैं, और कुछ हो ना हो कि मेरा तो उससे कांटेक्ट है और फलाने ने तो 20 लाख रुपए दे दिए इंटरव्यू के लिए, उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमने हमारी वैकेंसी में यही चीज़ देखी है कि किसी के भी नंबर पैसे के ऊपर बेस्ड नहीं है। जितने भी सेलेक्टर्स हैं, नॉन सेलेक्टर्स तो कुछ भी बोलेंगे कि हमने इतने पैसे दिए, मेरा वो नॉन था। अब नॉन की कंडीशन मैं भी बता देता हूँ, जो सुरजीत जी मीणा थे वो हमारे कई लीज में पार्टनर हैं, पापा के घनिष्ठ मित्र हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू में तो हो ही जाना है, नंबर बढ़िया है ही। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ मॉर्निंग में उनसे मिलके भी आए, तो एक विश्वास तो था ही, नंबर बहुत बढ़िया थे। इंटरव्यू की ऐसी वैसी मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, मैं 10 दिन में और कौन सी नई चीज़ सीख लेंगे। कोशिश ये थी कि पुराने जो क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में जो पूछे गए हैं वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जान, क्योंकि एक्सपर्ट जो आते हैं ना वो वही क्वेश्चन लगभग रिपीट करते हैं जो पहले उन्होंने पूछे हैं। अपने एग्जाम्स में भी ये होता है, पुराने यदि अपन पेपर्स उठा के देखें, 10-20 साल के यदि आप पुराने पेपर उठा के देख लो, तो आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो नया क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आप यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, वो आपने बहुत शानदार, आपकी चॉइस है ये चीज़, और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी, क्योंकि आप किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। दिनेश जी ने आपको भी प्रोसीजर भी बताया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंटरव्यू चलेगा आपका। कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे ज्यादा पैसे वाले वर्ड्स में अपने वर्ड में कौन है पैसे वाले? हाँ, नाम सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। एलन मस्क। तो कहीं वो इंटरव्यू में बैठे थे तो उनसे पूछ लिया कि आपने ये जो काबिलियत है ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे होना, वो कैसे अचीव? तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने जो असिस्टेंट था उससे चेक बुक मंगाई और जो इंटरव्यू लेने वाला था उससे बोला कि आप जितनी रकम इसमें से भरना चाहो वो भरो और चेक आपके नाम का। तो उन्होंने हेजिटेशन में मान लो या लगा उनको कि ये मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मस्क ने यही कहा कि ऐसा मैं कभी नहीं करता, ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास होती तो मैं अच्छा खासा अमाउंट भर के आप दे रहे थे, क्या दिक्कत थी।
तो कभी भी अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास हो तो उसको चूकना नहीं। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और आप 2-3 क्वेश्चन बाद में आपके फेवर वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसको चूकना नहीं है, उसकी ए से लेके जेड तक सब कुछ बता देना है। एक प्री माइंड सेट आपका नहीं होना चाहिए कि मेरे इंटरव्यू में नंबर, एग्जाम में जो नंबर है ना वो कम है और अभी इंटरव्यू में 20 नंबर आएंगे तो ही पास होंगे। अपने आप के ऊपर कभी भी बोझ नहीं होना है कि सिलेक्शन होने के लिए इंटरव्यू में बढ़िया नंबर ही होने चाहिए। अभी आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप आराम से 50,000 लाख रुपए या आपकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग कमा सकते। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का मतलब एक ही ऑप्शन होता है, बेसिकली देखें तो सैलरी मिलती रहे, जीवन यापन आराम से चलता रहे। तो उतना तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाके कमा सकते हैं, वो बड़ी दिक्कत नहीं है। तो अपने आप के ऊपर कभी भी ये प्रेशर नहीं रखें कि मेरे को लगना ही है। वो जो प्रेशर है वो डिमोरलाइज करता है, आपके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। तो कई क्वेश्चंस जो आपको आते हैं ना उनका भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे उस हेजिटेशन की वजह से। तो अपने अंदर ये तो रखो ही मत कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं और मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी। बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी अपने में है पहले से। अभी हमारी बता दें कि गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले कोचिंग चल रही थी, हमारी बढ़िया चल रही थी। अभी हमें मिलते हैं 75,000। उस समय पर मंथ हमारी 3 लाख 4 लाख रुपए इनकम थी। तो पैसे अपन प्राइवेट सेक्टर में भी कमा सकते हैं। पैसे डजेंट मैटर, इतना अपने आप को प्रेशराइज नहीं करें कि मेरे को तो लगना ही है और इसके बिना मेरा तो काम ही नहीं चले। और जो आपने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हमने भी जैसे इंटरव्यू देने से पहले ये कोशिश की थी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलने, नागावत जी से मिलने, तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज मान लें या प्रॉपरली अपने नोन नहीं होते हैं तो उनसे मिल नहीं पाते हैं। आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है, आपने उनसे लाइव देखा है, क्या वो इंटरव्यू लेने वाले हैं, हम देने वाले हैं। तो बेसिकली आपको पूरी नॉलेज इसके बारे में हो चुकी है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। अभी ये जो कमल जी सर का एग्जांपल दे रहे थे कि पहले 1-2 क्वेश्चंस में ही वो होपलेस हो गए और वो रिटन एग्जाम के जो नंबर्स थे उनको लेके भी ये थे कि मैं किनारे पे हूँ। तो इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर वो मुंडी लाने के अलावा फिर कुछ ही नहीं किया उन्होंने। और इंटरव्यू में उनके आए नंबर 5 और 11 नंबर भी यदि आ जाते उनके तो उनका सिलेक्शन था। जितने आते उतने आंसर भी वो दे देते तो भी सिलेक्शन होता, लेकिन उन्होंने तो 1-2 क्वेश्चंस में हिम्मत हार गए कि अब तो पॉसिबल ही नहीं। हमारे ही कॉलेज जैसे देवली में पोस्टेड था, वहां पे इंटरव्यू में हाईएस्ट नंबर थे 23 संस्कृत में। तो मैडम जो थी उनके नंबर आए हैं वेल अप टू डेट। उनकी हैंड राइटिंग देख लो, पहनावा देख लो, हमेशा बहुत ही शानदार पहनावा साड़ी में। तो पोशाक भी मैटर करती है, आप किस तरीके से बोलते हो वो भी मैटर करता है। तो 23 नंबर आना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ही हाईएस्ट लेवल है ये मान के चलो। और रिटर्न पास आपके हो के आए हो तो आपके पास क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंटरव्यू कितने नंबर का है? केवल 100 में से देखें तो 10 नंबर्स का, तो बहुत छोटा सा पोर्शन है ये। एग्जाम ही मैटर करता है मेनली, तो इसको ज़्यादा आप सीरियस नहीं लें। जितना आप पढ़ सको अपने कंफर्ट के हिसाब से उतना पढ़ें और कंफर्ट जोन में होके आप इंटरव्यू देने जाएं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं?
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में मेनली जो एक्सपर्ट्स होता है वो कैपेसिटर्स पे आता है। हाँ, जैसे मैंने डीआरडीओ का इंटरव्यू दिया था तो जनरल सा क्वेश्चन था कि कैपेसिटर्स के ऊपर ही। डीआरडीओ में भी सिलेक्शन था, एमएससी के साथ में ही मेरा सिलेक्शन या पास में एक ही जगह पे नहीं हुआ, हरियाणा से बीएड में, उसमें जरूर फेल कर दिया और लगभग कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई, हर जगह सिलेक्शन डिजायर के अनुसार ही मिला। कैपेसिटर दिया उन्होंने, फिगर बनाया और बोला कि ये जो कैपेसिटर है उस पर क्यू चार्ज डिस्कनेक्टेड है। एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के अंदर यू उन्होंने बोल दी। अब कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए विदाउट एनी कनेक्शन, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है कैपेसिटर के अंदर यू, उसमें किस तरीके से चेंज होगा। कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्यू दिया हुआ है, डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस तरीके से चेंज होगी। पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है फ्री स्पेस में ऐसे कुछ होता है, तो चेंज होगी या यही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा क्या प्लेटों के बीच में, यदि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पे Q है तो प्लेट के हिसाब से ये मान लो कि इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या लिखते हैं अपन प्लेट पे, जैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, नेगेटिव है तो इसके कारण भी इधर, दोनों ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब यदि अपन ने इसको क्या है कनेक्ट ही नहीं किया है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो चार्ज जो है क्यू वो चेंज होगा क्या। जब तक कनेक्ट नहीं है जब तक चार्ज है वो वही रहेगा, पहले वाले अनचेंज ही रहेगा। तो जब चार्ज अनचेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अनचेंज रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहेगा तो फिर एनर्जी डेंसिटी भी अनचेंज रहेगी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, जो अपन ने इनको खींचने में वर्क किया है वो कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी थी वो वही रहती। ऐसे ही कंडक्टर्स के ऊपर अपन क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे केविटी है, ये वाला जो फील्ड है बीच वाला रीजन है वहां पे कंडक्टर का ये कोई स्पेयर है, यहाँ पे केविटी है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि ये रीजन फर्स्ट हो, ये सेकंड हो और ये थर्ड हो, तो सीधा सा पूछ सकता है कि थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको आप प्लॉट करें, किस तरीके की वो फील्ड लाइंस होंगी। तो कंडक्टर के अंदर ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। यहां अंदर किस तरीके का चार्ज रखा हुआ है वो डजेंट मैटर। यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और बाहर वाली पे, और ये जो प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा
बाहर वाली सरफेस पे इंड्यूस होगा वो अंदर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये जो आउटर सरफेस है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। स्फीयर है तो पूरी की पूरी सरफेस पे ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी में यदि ये ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे पिक होता और यहाँ पे कुछ गड्ढा होता तो ये इसमें फिर जहाँ पे पिक होती है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे गड्ढा होता है सरफेस में वहाँ पे चार्जेस कम होते हैं। अब आरपीएससी में ही मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, नहीं होता है कंडक्टर्स के अंदर चार्ज, तो इसको प्रूव कैसे करोगे? क्या कंडीशंस हैं, किस कारण से उसके अंदर चार्ज जीरो होता है? जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर ही होता है, अंदर नहीं होता है कंडक्टर्स में। तो किस तरीके से आप प्रूव करोगे कि जो चार्ज है, क्या कंडीशंस हैं, क्या कारण है कि सरफेस पे रहता है अंदर नहीं रहता है? चार्ज फ्री हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। उसमें एक फिजिकल रीजन देखें अपन साइंस के हिसाब से, तो वो ये होता है कि चार्ज आउटर सरफेस पे यदि हो तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है ना वो मिनिमम होती है, क्योंकि ये सरफेस पे होंगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम होगी। अंदर होंगे तो जो चार्जेस हैं आपस में उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। तो सरफेस पे जाने का कारण है कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो मिनिमम होती है, और प्रत्येक सिस्टम की नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट के अंदर। तो ये आंसर मैंने दे दिया कि ये तो थोड़ा बड़ा आंसर हो गया, छोटा आपने 11th-12th बेसिस पे तो उस समय तो मुंडी मेरी भी हिलनी थी, लेकिन उसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर था कि जो कुलॉम का लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपन दे सकते हैं कि आवेश जो चार्ज है वो कंडक्टर्स के अंदर क्यों नहीं रहता है। तो क्या आंसर होगा इसका? कुलॉम का लॉ क्या बोलता है? सॉरी, कुलॉम का नहीं, गॉस का लॉ। किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है? Q/ε0 के। अब कंडक्टर के अंदर अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा तो फिर आवेश क्या होना है कंडक्टर के अंदर? जीरो ही होगा। और इसी की डिफरेंशियल फॉर्म देखें, डेल डॉट ई वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे यदि ई कंडक्टर के अंदर जीरो है तो रो ऑटोमेटिक ही जीरो हो जाएगा। तो कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर दे सकते थे इजी होगा। तो इंटरव्यू में मेनली तो आपकी पर्सनालिटी, आपके ड्रेस कोड, आपके बिहेवियर, किस तरीके से आप बात कर रहे हो वो मैटर्स करता है। हाँ, मैक्सवेल्स इक्वेशंस पे वो पहले तो यही बोलते हैं कि इनको लिखो। हाँ, वो थोड़ा सा एमएससी लेवल की बात कर रहे थे, मैं भी बता पाऊंगा तो वही अपने 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं और उन्हीं को डीपली एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। और मैक्सवेल्स इक्वेशंस में पहली तो अभी अपन
गॉस लॉ की बात कर ही रहे हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है ई डॉट डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस से, वो इक्वल होता है किसके, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी टोटल क्वांटिटी टू इनक्लोज्ड डिवाइड में, यहाँ पे नीचे मैटर करता है कि एप्सिलॉन आएगा या एप्सिलॉन नॉट आएगा, वो मीडियम किस तरीके का है उसके ऊपर मैटर करता है। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट अपन यूज करते हैं, मीडियम है तो वहां पे एप्सिलॉन आता है। इसी की डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल्स टू में रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है और ये किससे रिलेटेड होगी, गॉस लॉ से। सेम यही यूज लेते हुए, यही गॉस लॉ यूज लेते हुए अपन सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड वाली कंडीशन में। तो वहां पे क्या चलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है वो कितना होता है, 0। इसमें होता है क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो जितना एंटर वो करती है उतने अमाउंट में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है, काउंट किया जाए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आ रहा है या बाहर निकल रहा है, वो हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहां पे अपन, ये तो हो गई इसकी इंटीग्रल फॉर्म p डॉट डी ए इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो डेल डॉट, इसका फिजिकल मीनिंग पूछ लेते हैं कि डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसमें अपन बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डायपोल ही होता है। एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, दूसरे साइड से वापस एंटर कर रहा है। ऐसे नहीं है कि जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। प्लस क्यू आ गया तो इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, बाहर ही निकलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स वाले केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर तीसरी इक्वेशन जो आती है मैक्सवेल्स की, कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड करती है, फैराडेज लॉ। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि अपन क्या करें, लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ के अलोंग, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो इसी को लिख सकते हैं अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके सामने वाली भी वैल्यू भी बता देंगे मेरे, माइनस में डीबी बाई डी टी, फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज होती है उसके इक्वल्स टू ये वैल्यू होती है। और फेराडे का ये जो लॉ है वो अपने 11th-12th में भी खूब चलता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो भी इस फेराडे का जो लॉ है उससे ही बन रही है। ये मान लें क्लोज लूप है, इसके अलोंग अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, ये वाली चीज। तो इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कब आएगी, जब इससे एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर जा रहा है, यदि ये कांस्टेंट हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो लूप मैंने बनाया है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी,
ई की वैल्यू। इस कंडीशन में यदि बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट होने पे ये जो फ्लक्स है ये भी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे बी फाई, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का यदि अपन डेरिवेटिव लें तो वो जीरो हो जाना। इसकी कुछ न कुछ वैल्यू है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, उसके लिए जरूरी है कि इस लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है वो चेंज होता रहना चाहिए। चेंज होगा तो ई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब इसका मेन रीजन क्या है, फेराडेज लॉ को भी अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो वो बोलता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक तरीके से ये वोल्टेज ही है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है समय के साथ उसको क्या करती है, अपोज करती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैग्नेटिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में यदि इंक्रीज हो रहा है तो ये जो लूप है उसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो करंट फ्लो होगी इस लूप के अंदर वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। तो ये अपन बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको ये क्या करेगा, लूप के अंदर ये जो करंट प्रोड्यूस होगी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो इस डायरेक्शन में होगी जिससे कि ये जो करंट फ्लो होगी उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो और ये जो चेंज आ रहा है फ्लक्स में उसको ये अपोज करे। तो थर्ड जो लॉ होता है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म तो ये हो गई, और सॉरी इंटीग्रल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो ये होती है डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर में माइनस में डेल बाई डेल टी, यहां पे बी या फाई, इस बार बी, उसके बाद में जो फोर्थ इक्वेशन है वो एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड है। और एम्पियर्स लॉ के अंदर देखें तो अपन इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इसमें अपन करते हैं किसी क्लोज पाथ के लिए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है म्यू नॉट और उस क्लोज लूप को कितनी करंट कट करके आगे जा रही है वो। ये तो बिल्कुल आधा अधूरा काम हो गया, इसके साथ भी एक टर्म और एसोसिएट होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण। तो उसको भी यहाँ पे अपन ने लिखना है, तो लिखे क्या फिर, म्यू नोट आएगा उसमें भी, दोनों ही म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और यहां पे इतने से काम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे हैं यहां पे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग करेक्शन कर लें क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट अभी आइडिया है नहीं। तो ये जो दूसरी टर्म आती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण आती है, जो मटेरियल कहीं पे हो तो उसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये चार इक्वेशंस हैं और इनको लिखवाने के लिए तो लगभग बोलते ही बोलते हैं। यदि आप ईडी चूज करते हो तो मैक्सवेल्स इक्वेशन
चारों लिखें और उनको एक्सप्लेन करें। तो ये एक तरीके से आपके पास मौका होगा कि आप पूरा का पूरा टाइम एक्सपर्ट्स का तो इसी में लगा दें। इसके अलावा बताएं आप कोई क्वेश्चंस हो तो। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बीएससी वाले क्वेश्चंस हैं वो दिनेश जी कवर कर चुके हैं लगभग। एमएससी वाले आरपीएससी के इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, बिल्कुल बेसिक से ही चलते हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो कॉन्फिडेंस रखें। एग्जाम में आप क्या करके आए हो वो पीछे छूट गया। अभी इंटरव्यू में जितना आप बेस्ट कर सकते हो, अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाना है, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही सोचें। जितना तैयार कर सकते हैं उतना ही करें। ज़्यादा उसको सीरियस इतना भी नहीं लें कि भाई एग्जाम में जैसी तैयारी कर रहे थे वैसी तैयारी में अभी लग जाएं। बिल्कुल आपके जो बेस्ट टॉपिक्स हैं उनको और बेस्ट कर लें, और बिल्कुल इजी में जैसे अपने अभी बातचीत हो रही है, आप रोज यहाँ पे आते हो, नए नए लोगों से इंटरेक्ट होते हो, उसी पे आप बिलीव करें, बिल्कुल आराम से देने जाएं। जितने नंबर आ जाएं उतने बढ़िया हैं। ऐसे भी नहीं है कि मरने मारने का ही काम है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड में आराम से देखे आएँ। और सभी को इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। आए आप ही नए साथी हो हमारे कॉलेज में फिजिक्स में, तो चाहेंगे कि जितने चेहरे यहाँ पे बैठे हैं वो तो सारे के सारे पहुँचें कॉलेज एजुकेशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दिनेश जी ने अभी बताया कि एक तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, स्टार्टिंग वहीं से होगी। वहाँ की कोई भी फेमस चीज़ यदि आप बताते हो तो उनके क्या है, जैसे आरपीएससी मेंबर होते हैं उनके हमेशा यही सवाल से रहते हैं। उस रीजन का कोई बंदा जाता है तो वो कुछ ना कुछ पहले से उनको अपडेट रखता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए यदि आपके क्षेत्र में फेमस चीज़ हो तो। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का न्यूज़पेपर तो पढ़ के जाएं, क्योंकि वो फ्री रहते हैं। न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आता है तो हो सकता है कि आपके सामने वो क्वेश्चन रख दें। अभी वापस रिपीट करें, आपका क्या क्वेश्चन था? वो मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने हॉबी बताई और उनको लगता है कि इंटरेस्टेड है और उनके पास क्वेश्चंस हैं उस हॉबी से रिलेटेड, तो जरूर पूछते हैं। जैसे आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, वो अलग से हॉबी के बारे में नहीं पूछेंगे। इंट्रोड्यूस के समय ही आप बताओगे कि ये मेरी हॉबी है, ये काम मैं करती हूँ। हाँ, नाम तो उनके पास है ही पहले से ही, लेकिन बताना जरूरी है कि ये नाम है और पर्टिकुलर जगह से मैं बिलोंग करता हूँ और ये मेरी हॉबीज हैं। यहाँ से मैंने यूजी किया है, यहाँ से पीजी किया है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करें। नाम है उनके पास, लेकिन नाम बताना बेटर रहेगा।
अच्छा, इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, सीधा ही क्वेश्चंस। और टारगेट नहीं लेके जाएं कि मेरे को पूरे में से पूरे लेके आने हैं या और कोई जुगाड़ करना है। जुगाड़ भी नहीं होता है। जुगाड़ तो जैसे कई बार आपको फोन पे ठगों के फोन आते हैं ना, कि आपके 24 लाख की लॉटरी निकली है, व्हाट्सएप नंबर आपका सेलेक्ट हुआ है इस लॉटरी के लिए, फलाना ढीकना जानकारी दे दें तो आपको ये लॉटरी मिल जाएगी। वैसा ही सिस्टम है। ये सारे जुगाड़ू आदमी होते हैं। आपका सिलेक्शन हो गया तो घर वालों के 20-25 लाख उनकी जेब के अंदर, नहीं हुआ तो साल 6 महीने में वो दे देते हैं ब्याज व्याज खा के। तो उस पर आप डिपेंड नहीं रहे, सोचे ही नहीं उसके बारे में, या उस बेसिस पे कोई सिलेक्शन होगा ये भी नहीं सोचे। अब हमारे वाले इंटरव्यू के टाइम में किसी का इस बेसिस पे हुआ नहीं या बताते नहीं, ये श्योर नहीं है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने पैसे दिए। जो सिलेक्शन हो रखे हैं उनके। मेरा क्या था, पूरा क्लियर नहीं था, तो हम मॉक इंटरव्यू के लिए आए थे। मैं क्वेश्चन तो पूछते रहेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। सेशंस का मेरे को आइडिया नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर नहीं किया। कोई नहीं, और कोई आपके क्वेश्चंस हों तो सामूहिक मॉक ले लिया जाए इनका। वो इंडिविजुअल के लिए ही था अभी। और कोई आपके क्वेश्चंस हों तो पूछें। नहीं तो बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से। और चेहरा आप देख रही हैं फर्स्ट रैंक वाले का। बिल्कुल फनी, नॉर्मल, हमेशा स्माइल करने वाले। तो ये बहुत ही हेल्पफुल इंटरेक्शन रहा। और जो फर्स्ट डे इंटरेक्शन था उसके हमने कहा ना, आपको अपोजिट इंटरेक्शन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हर तरह का जो है आपको अनुभव मिले। और वाकई में उससे अलग जो है एक अनुभवी बोर्ड मेंबर से मिलना और एक अनुभवी जो अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी से मिलना, इन दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा है। उनके क्वेश्चंस, उनके बताने का तरीका, ये सब अपने आप में बहुत मतलब मायने रखता है। हमने ये, और आप दोनों ने जो हमारी उम्मीदें थी उनसे कहीं कहीं परे जाकर जो है यहाँ पर उन छात्रों का मदद किया है। इसलिए हम पूरे स्पेन परिवार की तरफ से, इन पूरे अभ्यर्थियों की तरफ से आप दोनों का दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। और एक्चुअली जैसे इन्होंने बताया कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती। जैसे कल मॉक इंटरव्यूज़ में हमने देखा कि एक कॉन्फिडेंस का जो बार बार इनको बताते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे जो है उस कॉन्फिडेंस, और ये तो मॉक है, इनको पता है तब भी। तो आप नीडर, बेधड़क, बेहिचक, बस ये है कि जैसे सर ने कहा कि वहाँ फैलना नहीं है। आपका लिमिट आपको पता है, उससे बाहर नहीं जाना है, लेकिन आपका जितना आपका मादा है, जितना आपका नॉलेज है, कम से कम उसको पूरा एक्सप्रेस करना है। तो ये इन दोनों का जो सार था, दोनों सर की बातों का, वो यही है कि आपको जितना आता है, तो आप जितना आपको आता है उससे ज़्यादा आप बता नहीं पाएंगे, और जितना आपको आ रहा है वो नहीं बताएं तो ये तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कमी है। तो वो कम से कम ये कमी वहाँ नहीं दिखे। और मैंने ये देखा, इंटरव्यू में नोट किया कि आप लोगों को बहुत आता है और वहाँ समय बहुत कम होगा। बहुत कम समय में अपने आप को उस माहौल में ढाल कर, और वो जिसे बोलते हैं कि नॉर्मल होकर जवाब देना, यही इंटरव्यू की कला है। तो आप जितना जल्दी ढल जाएं, एक दो, इसीलिए वो सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस का पूछते हैं,
आपको नॉर्मल जगहों का पूछते हैं, वो कोई आपका इंटेलिजेंसी का टेस्ट नहीं है, वो तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे। लेकिन वो है कि भाई आप थोड़ा सा माहौल में, इस अलग सा कमरा होगा, अलग अलग चेहरे होंगे, अलग अलग पहनावे के होंगे, कुछ बड़े होंगे उम्र में आपसे, तो वो उस माहौल में आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से अपने आप को समायोजित कर लें, उसका वो है। और ये क्या है कि ये मैं बाद में और आपसे बात करूँगा लेकिन ये डागर सर यहाँ पधारे और अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि अभी व्यस्तता का आलम जो है कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए, मुझे पता है मेरे साथ वाले कई सारे लोग हैं, तो उनमें से भी समय निकाल कर और आप लोग यहाँ आए। और ख़ास तौर से कॉलेज एजुकेशन में जो फिजिक्स वाले टीचर्स हैं, उनका व्यस्तता का जो है वो अलग ही लेवल होता है, क्योंकि वो काफ़ी सारे टेक्निकल कामों के लिए जो है वो पहले से ही, आप भी जब जाने वाले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाले वहाँ पर, कॉलेज की जितनी भी टेक्निकल हेल्प है वो सब आप ही करेंगे वहाँ पर। तो उसके लिए फिजिक्स वाले हर टेक्निकल पार्ट के लिए जो है तैयार रहते हैं वहाँ पर, उस सब में से समय शॉर्टेज ये देख लें आप, टोंक जिला में 5 कॉलेजें हैं फिजिक्स से रिलेटेड जिनमें यूजी चल रही है, एक ही टीचर होंगे फिजिक्स में। पूरे टोंक जिले में 5 यूजी कॉलेजें चलती है जिनमें बीएससी होती है, एक ही टीचर होंगे। क्या क्या ऊंट के मुंह में जीरा लेकिन जितनी है उसमें आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। कोई सवाल आपका अभी भी हो तो आप पूछ के रख सकते हैं, अभी काफी देर तक अपने साथ और हैं ये लोग। यही पे है। हाँ और इसके बाद भी यही है, अपने साथ ही माने आप। तो आप व्यक्तिगत बात भी करना चाहें तो आराम से बात कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है सर्व सुलभ है दोनों ही। थैंक यू। यस, आ जाइए आप तरफ से।